दोस्तों आज का टॉपिक है नंद वंश। दोस्तों नंद वंश को हम पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि इस वंश का होना प्राचीन भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि नंदों ने ही उस समय की राजनीति को, उस समय की शासन व्यवस्था को इस प्रकार संचालित किया कि हमारे इस आधुनिक भारत में भी इसका असर देखने को मिलता है। दोस्तों नंद वंश को पढ़ने से पहले हम लोगों ने रिवीजन के तौर पर फर्स्ट हमने वीडियो बनाया था हर्यक वंश पर। हर्यक वंश जो है, हर्यक वंश का जो संस्थापक हुआ बिंबिसार हुआ। बिंबिसार जो है 545 ईसा पूर्व, 545 ईसा पूर्व राजगद्दी पर बैठे, और इस हर्यक वंश को इतिहासकार पितृहंता वंश भी कहते हैं। पितृहंता वंश, क्योंकि हर्यक वंश के दो राजकुमारों ने अपने पिता की हत्या कर दी। जैसे कि हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया। अजातशत्रु, और अजातशत्रु की जो हत्या है उसके पुत्र उदयन ने कर दिया। इसलिए इस राजवंश को पितृहंता राजवंश भी कहा जाता है या वंश भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि हर्यक वंश जो है लगभग 133 वर्षों तक शासन किया। और इसके बाद आता है दूसरा नंबर शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग स्वयं था, और यह लगभग 412 ईसा पूर्व जो है राजगद्दी पर बैठता है। और शिशुनाग ने नागदशक नामक राजा को, जो हर्यक वंश का आखिरी राजा था, उसकी हत्या करके राजगद्दी प्राप्त किया था, यानी मगध को प्राप्त किया था। शिशुनाग वंश का अंतिम जो राजा हुआ वो हुआ नंदीवर्धन। नंदीवर्धन के पूर्व एक राजा हुए कालाशोक, जिसकी हत्या महापद्मनंद कर दी। महापद्मनंद ने कालाशोक की हत्या कर दी, और लगभग कालाशोक के शासन के लगभग 22 साल बाद, 22 वर्षों के पश्चात एक खूनी खेल फिर से खेला गया, जिसमें नंदीवर्धन जो है, यानी कि जो है शिशुनाग वंश के आखिरी राजा की हत्या कर दी जाती है। और यही महापद्मनंद जो है 344 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठते हैं। यानी कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं महापद्मनंद, यही महापद्मनंद जो है नंद वंश के संस्थापक रहे हैं। तो देखते हैं। तो देखते हैं नंद वंश का जो शासन काल था वो 344 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व तक रहा। और इस वंश का जो संस्थापक हुए, संस्थापक महापद्मनंद हुए। यानी कि जो महापद्मनंद जो है 344 ईसा पूर्व में मगध की सत्ता पर बैठते हैं, यानी मगध की गद्दी पर बैठते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि महापद्मनंद के इनके 8 पुत्र थे, और महापद्मनंद जो नंद वंश है, नंद वंश को हम नौ नंद के नाम से भी जानते हैं। 9 नंद, 8 पुत्र थे, जिसमें से सबसे आखिरी राजा हुआ घनानंद, अंतिम राजा घनानंद। 8 पुत्रों के कारण ही नवनंद कहा गया है, क्योंकि महापद्मनंद जो चाहते थे कि इनकी जो पुत्र हैं वह कभी आपस में झगड़ा न करें और आपस में मिल करके शासन व्यवस्था चलाएं। तो नवनंद के तहत सबसे बड़े पुत्र को, फिर उसके बाद पुत्रों को, यानी कि लोग जो 7 पुत्र हुए,
8 पुत्रों को 1-1 साल का शासन व्यवस्था दिया गया, जिसमें से जो सबसे श्रेष्ठ होता था उसी को ही राजा घोषित किया गया। तो सबसे श्रेष्ठ में घनानंद आए और घनानंद ने अपनी बागडोर को संभाला। इसके बाद आता है कि महापद्मनंद का एक और नाम है जिसको पुराणों में उग्रसेन के नाम से जानते हैं, उग्रसेन। और महापद्मनंद को क्षत्रिय विनाशक भी कहा जाता है, क्षत्रिय विनाशक। क्षत्रिय विनाशक होने का तात्पर्य ये था कि उग्रसेन जो है महापद्मनंद, वह एक शूद्र जाति के थे, शूद्र, जिसमें नापित आते थे। नापित यानी कि उनका जो कुल था उसमें जो वर्ण था नापित वर्ण था, अर्थात शूद्र था। नापित मतलब इस समय हम समझ सकते हैं नाई। नाई जो होते हैं उनको पहले नापित कहा जाता था, जो शूद्रों की एक श्रेणी थी। तो अगर उनका कुल ही अगर शूद्र है तो उस समय के जो इतिहासकार या फिर जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों ने इनको क्षत्रिय विनाशक कहा है तथा इनकी जो है तुलना परशुराम से की है, क्योंकि परशुराम भी कहा जाता है कि पहले के समय में, राम के समय में उन्होंने क्षत्रियों का विनाश कर दिया था। इसी से उनकी तुलना की गई है। यहाँ पर तुलनात्मक है, यहाँ पर कोई पौराणिक चीज़ों पर हम व्यंग नहीं कर रहे हैं, बशर्ते यहाँ पर केवल ये बताया जा रहा है कि तुलना किया गया है। यानी कि यहाँ पर उग्रसेन को परशुराम नहीं कहा गया है, बस इनकी तुलना की गई है, क्योंकि ये क्षत्रियों को मारे थे और उनके जो है राज्य को अपने कब्जे में ले लिया था, इसलिए इनको क्षत्रिय विनाशक अर्थात परशुराम की संज्ञा दी गई है। इसके बाद उन्होंने बताया है कि जो परशुराम मतलब कि ये क्षत्रिय विनाशक थे, तो इन्होंने किन किन राजाओं को हराया था, यानी किन किन क्षत्रियों को हराया था, जिसमें सबसे पहला आता है इक्ष्वाकुआंसु। इक्ष्वाकुआंसु राजवंश जो था क्षत्रिय था, इनको हराया था उन्होंने। पांचाल को हराया था, काशी को हराया था। काशी उस समय जो है बनारस को कहते थे, काशी को उन्होंने हराया। कलिंग को हराया था, कलिंग। इसके बाद आता है अश्मक। आप पहले वीडियो में देखेंगे तो सभी जो है 16 महाजनपदों के नाम हैं और उनको मैप में दिखाया गया कि कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है। इसके बाद उन्होंने अश्मक के बाद कौरव को हराया था, उसमें कौरव के भी कुछ राजवंश रहे होंगे, कौरवों को भी हराया। इसके बाद मिथिला को हराया, मिथिला, ठीक है। मिथिला के बाद उन्होंने आगे देखते हैं सूरसेन को हराया। सूरसेन उस समय भी एक राजवंश हुआ था, सूरसेन, उसको भी उन्होंने हराया था। आगे देखते हैं, चलिए। इसके बाद जो है अन्य भी राजा थे, आदि को हराया था। इतने काफ़ी हैं। अर्थात जब क्षत्रियों को उन्होंने हराया, अपने अधीन किया, इसीलिए उनको जो है परशुराम की संज्ञा दी गई है। अब आगे देखते हैं कि जो 9 शासक हुए, यानी कि एक महापद्मनंद जिन्हें उग्रसेन कहा गया है, इनके 8 पुत्र जो नवनंद के नाम से जाने गए, यानी पिता, और 8 पुत्र जो है नवनंद के नाम से जाने गए। यानी कि इन्होंने यहाँ पे ये दिमाग लगाया था कि आपस में लड़े ना, इसलिए उन्होंने 8 पुत्रों को बारी बारी से शासन व्यवस्था की बागडोर दी थी, जिसको नवनंदों के नाम से जाना जाता है। और अंतिम पुत्र जो घनानंद है, घनानंद के समय में यहाँ पर थोड़ी सी राजनीति करवट लेती है, क्योंकि जब आखिरी नवनंद जो है शासन करता है, उस समय ये पूरी तरह से क्रूर हो जाता है, अर्थात पूरी बागडोर अपने कब्जे में ले लेता है। तो अंतिम राजा कौन हुआ, लिखते हैं। अंतिम राजा नंदवंश में, यानी कि नंदवंश चल रहा है, तो नंदवंश का अंतिम राजा घनानंद। अंतिम राजा कौन हुआ, घनानंद हुआ। यह किसका समकालीन था, इसका समकालीन कौन था, यह समकालीन हुआ सिकंदर के। जिस समय घनानंद सत्ता पे बैठा, उस समय समकालीन इसके सिकंदर हुए, क्योंकि सिकंदर का आक्रमण उस समय भारत पर हो चुका था। तो यहाँ पे देखते हैं घनानंद के समय में
कि भारत की सीमा यानी कि मगध की सीमा कहाँ तक लगती थी। मगध की सीमा कहाँ तक लगती थी? तो पश्चिम में व्यास नदी था, व्यास नदी, यानी कि यहाँ से लेकर के टोटल जो है ये क्षेत्र जो है पश्चिम दिशा में ये व्यास नदी, उत्तर में हिमालय, उत्तर में पूरा हिमालय क्षेत्र ये नंदों के वंश में था। इसके बाद पूरब में चंपा नगरी, चंपा में पूरा आता है, पूरा क्षेत्र जो है ये चंपा का था। और दक्षिण में गोदावरी थी, यानी यहाँ से टोटल गोदावरी तक ये टोटल जो एरिया बनता है यह पूरा नंदों के कब्जे में था। अर्थात पूरा उत्तर भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, टोटल यहाँ पर जो है यहाँ पर नंद शासन करते थे। ठीक है, तो घनानंद के समय में पूरा उत्तर भारत जो था, दक्षिण का गोदावरी क्षेत्र तक, इस नदी तक पूरा क्षेत्र जो है नंदों के शासन में था। तो उस समय, जिस समय भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ, उस समय घनानंद की सैन्य शक्ति इतनी प्रबल थी कि सिकंदर की हिम्मत नहीं हुआ, उसके सैनिकों को ये हिम्मत नहीं हुआ, साहस नहीं हुआ कि वह भारत पर आक्रमण कर दे, अर्थात मगध पर आक्रमण कर दे, क्योंकि सिकंदर की सेना थी व्यास नदी पर रुकी हुई थी। व्यास नदी को पार करने के लिए उसके पास हिम्मत नहीं था, क्योंकि उस समय जो सैन्य शक्ति के रूप में लगभग घनानंद के पास 20,000 घुड़सवार थे, 20,000 घुड़सवार, यानी घोड़े के सैनिक जो होते हैं, घोड़े पर बैठ करके आक्रमण करते हैं। 20,000 घुड़सवार थे और 2,000 रथ थे, 2,000 रथ। आगे जो है लगभग 2 लाख पैदल सैनिक थे, पैदल, और 3,000 हाथी थे, 3,000 हाथी, यानी इतनी विशाल सेना थी कि नंद वंश के शासकों ने ही सबसे पहली बार अपने बॉर्डर पर सैनिक तैनात किए थे। तो भारत के इस आधुनिक भारत में भी बॉर्डर पर सैनिक लगे हुए हैं। तो प्राचीन काल में उल्लेख जो मिलता है कि पश्चिमी बॉर्डर पर सैनिक लगे हुए थे पूरे चारों तरफ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंदों के समय ही लागू हुआ। आखिर नंदों की क्या ज़रूरत पड़ी, नंद वंश के शासकों को क्या ज़रूरत पड़ी कि उनको बॉर्डर पर सैनिक लगाने पड़े? क्योंकि उनका सबसे जो महान शत्रु हुआ करते थे वो क्षत्रिय हुआ करते थे। नंद कभी नहीं चाहते थे कि क्षत्रियों का उत्थान हो, क्योंकि क्षत्रिय उस समय, क्षत्रिय और ब्राह्मण यही लोग पुस्तकें भी लिखा करते थे। तो ब्राह्मणों ने उस समय नंद वंश के विषय में पूरी डिटेल में हिस्ट्री लिखा है, क्योंकि उस समय इनका शासन व्यवस्था कैसा था, ये लोग कैसे रहते थे, इनका राजनीति का क्या कार्यक्रम था, ये सभी जो देख रेख जो है ब्राह्मण उस समय लिखे थे। इसलिए हमें नंद के विषय में, नंद वंश के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो सैनिकों को, क्योंकि सिकंदर की सेना महान थी, यहाँ पर मगध में नंद वंश का शासन जो था वो काफ़ी प्रबल था, शक्तिशाली था। इसलिए सिकंदर की सेना इसके पार नहीं आई और सिकंदर यहाँ से वापस भी चला गया, परंतु उसने कभी भी नंद वंश पर शासन नहीं, आक्रमण नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर वो जानता था कि सैनिक काफ़ी प्रबल हैं, अधिक मात्रा में हैं, जिससे उसको हार का सामना करना पड़ेगा। तो आगे देखते हैं। आप एक टॉपिक नोट करिए कि नंद वंश जो था, प्राचीन भारत का नंद वंश, इसका शासन की बागडोर जो थी शूद्रों के हाथ में थी, यानी कि पहली बार जो है भारत की सत्ता शूद्रों के हाथ में आई थी, अर्थात निम्न कास्ट के या निम्न लोगों के हाथों में आई थी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद आते हैं कि जिस समय लगभग 322 या इससे पहले जिस समय घनानंद का शासन था, उस समय जब सिकंदर की सेना व्यास नदी पर खड़ी थी, उसी समय तक्षशिला से एक ब्राह्मण
एक ब्राह्मण मगध आए जिनका नाम था कौटिल्य, अर्थात हम चाणक्य मान सकते हैं क्योंकि उनका नाम क्या है, चाणक्य। जिस समय सिकंदर की सेना व्यास नदी पर खड़ी थी उसी समय तक्षशिला से मगध की ओर एक चाणक्य आए जिनका नाम कौटिल्य भी है। इनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में राजनीति के विषय में बताया गया है। ये किसी अर्थ के विषय में नहीं है, मुद्रा के विषय में नहीं है, यहाँ पर राजनीति है। तो कौटिल्य की या चाणक्य की जो पुस्तक हुई, पुस्तक जो लिखे अर्थशास्त्र लिखे और इसमें राजनीति का वर्णन किया गया है। तो उस समय वह मगध आते हैं और नंद से कहते हैं कि आप अपनी सेना को लेकर के सिकंदर का सामना कीजिए और भारत पर आक्रमण करने से रोकिए। परंतु यहाँ पर चाणक्य को घनानंद जो है अपमानित करता है, घनानंद अपमानित करता है। तो इसी समय चाणक्य जो है एक प्रण लेते हैं कि जब तक मैं नंद वंश का विनाश नहीं कर देता हूँ तब तक वो मगध छोड़कर नहीं जाएंगे। उसी समय भारत में एक नया राजवंश का उदय होता है 321 ईसा पूर्व में, जिसका नाम होता है चंद्रगुप्त मौर्य। उस समय के जो प्रबल राजा हुए चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिल करके एक ऐसी सेना बनाई जो अंदर ही अंदर जो है नंद वंश का समूल नाश कर दिया और फिर से मगध पर क्षत्रियों का शासन हो गया, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे क्षत्रिय कुल के थे। तो यहाँ पर मौर्य वंश की स्थापना होती है और यहाँ पर नंद वंश जो है, नंद वंश का अंत हो जाता है। तो कुल मिलाकर नंद वंश का जो शासन काल था वो कितने वर्षों तक चला, तो देखते हैं। अगर 344 है, 344 से आप अगर 321 माइनस करते हैं तो 3, 2 यानी लगभग 23 वर्ष, यानी हम मान सकते हैं कि इनका जो शासन काल था लगभग 22 वर्ष का था। 22 वर्षों में नंद वंश ने इस पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो दिया था, क्योंकि सभी क्षत्रियों का विनाश करने के बाद सबको अपने कब्जे में ले लिया और यहाँ से भारत जो है समृद्ध हो गया। फिर आगे के वर्षों में चंद्रगुप्त मौर्य ने, मौर्य साम्राज्य के शासकों ने इस भारत को और विशाल बना दिया। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।